देखिए, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, खास करके बिहार के छात्रों के लिए, कि बिहार सीजीएल में का वैकेंसी आपके सामने दिखाई दे रहा है। जितने बच्चे जो ग्रेजुएट पास थे तो सभी लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि बिहार सरकार बहाली नहीं दे रही है, बिहार सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है। उसके इंतजार का घड़ी समाप्त हुआ। अब आपके सामने यह नोटिफिकेशन दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में कुल पद 1481 1481, यह बिहार सीजीएल के लिए कुल पदों की संख्या सामने दिखाई पड़ रहा है। इस पद को सचिवालय सहायक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विभिन्न तरह के पद होते हैं जो आपको सामने दिखाई पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जितने भी बिहार के बच्चे थे और वो ग्रेजुएट पास हैं, उनके लिए एक सुनहला अवसर है। इस मौका का फायदा उठाए और 1481 में एक सीट अपना निश्चित करे। शुरू में भी 1 है और लास्ट में भी 1 है, तो आपको एक ही सीट चाहिए और जल्दी से अपनी तैयारी को ओरिजिनल रूप देना शुरू करिए, स्टार्ट करिए और इसमें एक स्थान पक्का करने का कोशिश करें। अब मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा है स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन, विज्ञापन संख्या 5/25, विज्ञापन संख्या 5/25 सामने आपको दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ध्यान देना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 अगस्त 2025 से 17/9/2025 सितंबर 2025 तक चलेगा। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसको और मोटा कर लेता हूं। यह 18 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक, मतलब 1 महीना, 1 मंथ इस फॉर्म को भरने का वो डेट दिया है। तो सभी विद्यार्थी 18 अगस्त से अपना फॉर्म भरना शुरू करेंगे और 17 सितंबर 2025 तक चलेगा। लेकिन आप उतना दिन का इंतजार नहीं करेंगे, शुरुआत में ही फॉर्म भरने का कोशिश करेंगे, क्योंकि देर हमेशा किसी व्यक्ति को ज्यादा परेशानी में डालता है। इसलिए शुरुआत में ही काम करने का कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ करके देखता हूं। देखो, इसका पद नाम क्या है। अभी मैंने बताया सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये प्रशासनिक पद है। योजना सहायक, ये सांख्यिकी का पद है। डाटा एंट्री का पद है। तकनीकी योग्यता कुछ नहीं चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट पास, कहीं तकनीकी योग्यता नहीं है। देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, किसी प्रकार का टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता नहीं है। हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है ग्रेड सी का बहाली, उसको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीसीए, बीएससी, आईटी या समकक्ष होना चाहिए। लेकिन यह सहायक प्रशाखा, ध्यान दीजिएगा, यह सहायक प्रशाखा, योजना सहायक और सांख्यिकी के पद के लिए यह सिंपल ग्रेजुएट कह रहा है। इसमें किसी प्रकार का अन्य टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और इसमें क्या है। अन्य अंकेक्षण का भी पद है। ये सारे पद आपको टेलीग्राम चैनल पर भी हम डाल दिए हैं। अब आगे देखा जाए कि इसमें क्या है। देखिए, पद नाम, पद नाम में ध्यान दीजिएगा। यह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद है 1064 है, जिसमें अनारक्षित जनरल कैटेगरी 572 है, अनुसूचित जाति 102 है, अनुसूचित जनजाति 17 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 101 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 154 है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 12 है और ईबीसी आर्थिक रूप से कमजोर लोग के लिए 106 है। टोटल 1064 पद दिया गया है। ये बहुत मजेदार पद होता है।
इस पर ध्यान देंगे। योजना सहायक के लिए टोटल 88 पद है, जिसमें अनारक्षित 75 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा के लिए कोई सीट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग के लिए 9 है और महिला लोगों के लिए 1 है। इस प्रकार से अन्य सारे पद का विवरण दिया गया है, जो आपके चैनल पर भी दिखाई देगा और टेलीग्राम पर भी दिखाई देगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अन्य पदों की तरफ। देखिए, इसमें नोट में बोला है कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान है। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान है। मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण को प्रावधान किया गया है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो आज के यूज में मतलब यूजफुल है, जो यूज है किया जाता है, उसी के आरक्षण का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। और हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। देखिए, उम्र सीमा आ गया। उम्र सीमा आ गया कि 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। अभ्यर्थी जो 1 अगस्त 2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित, मतलब 1 अगस्त 2022 इसका बेंचमार्क दिया गया है। 23 जनवरी 2006 के आलोक में इस परीक्षा के पात्र होंगे। अब देखा, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष सभी कोटियों के लिए। 21 वर्ष से कम किसी भी कैटेगरी के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ध्यान देना, बहुत शानदार बात ही बोला जा रहा है कि 21 वर्ष से कम सभी कोटियों के लिए, वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यू कोई भी हो, वो 21 वर्ष से कम नहीं फॉर्म भर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का प्रेफरेंस मिलेगा तो उसके उच्चतम सीमा में मिल सकता है, मिनिमम एज के सीमा में नहीं मिलेगा। और देखिए, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है कि अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। सभी कोटि के दिव्यांग के लिए अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट दी गई है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य होगा। जो मैट्रिक की परीक्षा में जो आपका जन्म तिथि है वही आपका मान्य होगा। यह साफ शब्द में इसने कह दिया है। उसके बाद इसमें कह रहा है आयोजकों की प्रतियोगिता परीक्षा में सब तो जानकारी आपको मिलेगा ही। जैसे फॉर्म भरेंगे, एनसीसी में भर्ती किए गए पूर्णकालिक, ये सब एक जनरल जानकारी दिया गया है। अब यहां ध्यान देना, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के इतना में के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षी सेवा में बिताई गई सेवा की अवधि के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र आवेदन की तिथि 3 वर्ष से अधिक हो। ये भूतपूर्व सैनिक के लिए सारा चीज दिया गया है। अब यहां देखना, परीक्षा की प्रकृति। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा का संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा। देखो, बिहार सरकार की जितनी भी बहाली आती है उसके अंतर्गत लगभग इस शब्द को लिखता है कि आपके प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन तभी किया जाएगा जब कम से कम 40,000 फॉर्म गिरेगा। अरे बाबा, बिहार में नौकरी का बाहर वाला बात होता है, यहाँ तो नौकरी के नाम पर लोग घर से निकल करके फॉर्म गिराता है। 40,000 कौन पूछता है? हो सकता है कि 40 लाख फॉर्म गिर जाए, लेकिन 15 लाख से 20 लाख तक तो फॉर्म मिनिमम निश्चित तौर पर इसमें गिरेगा। पीटी का आयोजन किया जाएगा। अब यहां पर बोला है प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार 5 गुना संख्या के बराबर। अच्छा, जितने भी टोटल पद है तो रिटर्न में उससे 5 गुना पद, मतलब 5 गुना लड़कों को चुना जाएगा। मतलब रिटर्न का जो पीटी का परीक्षा होगा, कुल पदों का 5 गुना रिजल्ट वो पब्लिश करेगा। अब समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा। अच्छा, जिसको अगर सेम नंबर मिल गया है तो उनको, जिसका उम्र ज्यादा है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। समान अंक और समान उम्र होने पर अगर सेम अंक और सेम उम्र मिल गया तो अल्फाबेटिकली आरोही क्रम में, जैसे मेरा नाम राहुल सर है, किसी का नाम सत्येंद्र है, तो राहुल सर को पहले होगा, सत्येंद्र को बाद में हो जाएगा। कब?
जब मेरा उम्र और सत्येंद्र का उम्र सेम है और हम दोनों का मार्क्स सेम है, तो मेरा पहले होगा और एस वाले का बाद में होगा। ये सब यहां पर निर्धारित किया है। अब इसको देखना। अच्छा, परीक्षा कैसे लिया जाएगा, क्या क्या सिलेबस है, इसको दिया है। देखिए, समान अध्ययन है, समान विज्ञान एवं गणित है, और यहां रीजनिंग है। रीजनिंग है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगा। कैसे होगा, तो समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन, समान विज्ञान एवं गणित से 50 क्वेश्चन। कैसे, तो 25 क्वेश्चन साइंस का, 25 क्वेश्चन मैथ का, और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, मतलब एक प्रश्न के लिए 4 अंक, तो टोटल 150 हुआ। तो 200 नंबर की परीक्षा, 600 सॉरी, टोटल 600 नंबर की परीक्षा होगी। हमको 200 क्या लिखाया कि भाई अपना रीजनिंग सोचने लगा कि अगर रीजनिंग 50 क्वेश्चन है तो 4 नंबर का, तो 50 का 200, अर्थात यहां मेरा लोभ दिखाई पड़ने लगा। क्या कि हम अपने विषय के बारे में सोच लिए कि रीजनिंग 200 नंबर का होगा, अंक होगा। अच्छा, आगे बोलता है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कट। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 4 क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका 4 नंबर कट गया। तो टोटल अगर 10 नंबर लिए उनमें से 4 नंबर निकल जाएगा, इसका यही कहना है। नेक्स्ट देखने का कोशिश करिएगा। समान विज्ञान खंड। अच्छा, ये बोल रहा है कि हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न पत्र होंगे। अच्छा, इसके लिए समय कितना दिया इसको भी देख लिया जाए। ऊपर कहीं चर्चा किया है। अच्छा, 2 घंटा 15 मिनट। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो पीटी का परीक्षा होगा वो 2 घंटा 15 मिनट का होगा। मतलब टोटल 135 मिनट की परीक्षा होगी। टोटल 135 मिनट की परीक्षा आपको होगी, मिनट्स की परीक्षा होगी। 2 घंटा 15 मिनट की परीक्षा होगी। अब यह बोलता है आपको, नेक्स्ट यह बोलता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित। अच्छा, आप परीक्षा के समय में पुस्तक को ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक, प्रत्येक खंड के लिए 1 पुस्तक ले जा सकते हैं। मतलब समान अध्ययन, गणित और जो 3 खंड में रीजनिंग है उसके लिए 1 पुस्तक लेके जा सकते हैं। एक किताब की मान्यता एनसीईआरटी, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड और आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। मतलब आप गाइड नहीं ले जा सकते हैं, नोट्स नहीं ले जा सकते हैं, राहुल सर के द्वारा लिखी गई जो कोचिंग में चलता है नोट्स, उसको नहीं ले जा सकते हैं। आपको टेक्स्ट बुक लेके जाना है जो किसी भी बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। वो एनसीईआरटी हो, आईसीएसई हो, बीएसई, किसी के द्वारा होनी चाहिए, आप ले जा सकते हैं। सिलेबस देखिए, ये टोटल समान अध्ययन का सिलेबस दिया है। ये समसामयिक विषय, भारत और उसके पड़ोसी देश, यह विज्ञान और गणित का सिलेबस दिया है, और यह रीजनिंग का सिलेबस दिया है। हम रीजनिंग के सिलेबस में हल्का सा आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सिलेबस आपको दिखाई पड़ रहा है कि समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक, गणितीय तर्क शक्ति, इसका मतलब इसमें पूरा रीजनिंग है। इसमें ये मत कहिए कि क्या है, इसमें पूरा, इसमें ब्लड रिलेशनशिप, साइलोलिज्म, आपका रैंकिंग, डायरेक्शन, ये सब पढ़ना है इसके अंदर। क्योंकि बहुत बड़े बड़े जैसे सादृश्य है, तो सादृश्य में क्या होता है, तो वर्ड एनालॉजी आता है, लेटर एनालॉजी आता है, फिगर एनालॉजी आता है, डिजिट एनालॉजी आता है। तो ये केवल सादृश्य लिख दिया है, लेकिन आपका टोटल एनालॉजी पढ़ना है। अभी समानता और विभिन्नता है, जैसे इसमें क्लासिफिकेशन होता है तो लेटर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डिजिट क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिगर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मतलब सारे लेसन को पढ़ना है। अब जैसे इसने संबंध दिया तो संबंध में अल्फाबेट रिलेशनशिप भी पढ़ना है, ब्लड रिलेशनशिप पढ़ना है, जितना रिलेशन से संबंधित लेसन है ये सब पढ़ना है। तो इस सारे लेसन को मिला करके एक शब्द बोल दे रहा है। लेकिन इसके लिए एक और भी है, एक हिंदी है जो अहर्क होगा, यानी परीक्षा इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे, उन्हीं का दूसरा पत्र का मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब हिंदी में क्वालिफाई करना जरूरी है। जब तक आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं करेंगे आपके दूसरा पेपर को देखा नहीं जाएगा, इसलिए हिंदी में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद पीटी के बाद आपका मेंस का परीक्षा होगा।
जब पीटी की परीक्षा हो जाएगी तो इसमें मेंस की परीक्षा होगी। अब मेंस में भी सेम सिलेबस है, समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता। देखिए समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन, समान विज्ञान से 25 क्वेश्चन होता है और मैथ से 25 क्वेश्चन होता है। 25 और 25 50 क्वेश्चन होगा और रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन होगा। मतलब जो पीटी का सिलेबस है वही सेम मेंस का सिलेबस है, अर्थात यहां भी 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, अर्थात टोटल 600 नंबर का यहां भी क्वेश्चन होंगे। सेम पीटी का सिलेबस और मेंस का सिलेबस सेम दिया है। अब देखिए ये सब आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स दिया है, लेकिन इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। जो टॉपर है उसी का नाम होता है। इसका कहना है कि इस अनारक्षित वर्ग के लिए 40% से कम मार्क्स से तो कॉपी नहीं देखा जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% से कम मार्क्स से उनका कॉपी नहीं देखा जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34% से कम मार्क्स से उनका कॉपी नहीं देखा जाएगा। तो ये सब एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दिया है, लेकिन आपको तो टॉप में रहना है क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह मिनिमम मार्क्स नहीं देखा जाता है, हायर मार्क्स को देखा जाता है। अभी आपको मैंने बताया कि अगर समान अंक आएगा तो एज हावी हो जाएगा, समान अंक और एज हावी होगा तो अल्फाबेटिकली नाम हावी हो जाएगा। मतलब नाम भी अभी अल्फाबेटिकली रखना चाहिए, जिसका नाम ए से पहले उसको पहले होगा और जिसका जेड पर नाम है उसको बाद में होगा। आगे देखने का कोशिश करेगा। परीक्षा का शुल्क, ये सब तो आप जानेंगे ही कि क्या परीक्षा का शुल्क होता है। ये आरक्षण जिस प्रकार से दिया जाएगा उसी प्रकार से इसका निवासी दिया गया है। हाँ, इस बार सरकार ने डोमिसाइल नीति को भी लागू किया है, तो बिहार सरकार की जो डोमिसाइल पॉलिसी है उसी के अंतर्गत यहां होगा, अर्थात राज्य के द्वारा जो संचालित परीक्षाएं हैं उसमें बिहार के बच्चों का 90% सीट रिजर्व होगा, अर्थात बिहार का डोमिसाइल नीति यहां परीक्षा में लागू होगा। तो प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों और ग्रेजुएट पास बच्चों, आपके लिए सुनहला मौका आया है, इसका फायदा उठाइए और एक बिहार सीजीएल का जो पद है उसमें एक स्थान पक्का करिए। इस पद का नाम है पटना में ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट, इसलिए ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अपनी तैयारी में लगे और जो विषय आपका कमजोर है उसको दूर करने का उपाय करें। और इसी के लिए हम लोग, जैसे मेरा विषय रीजनिंग है तो मैं आपके रीजनिंग की सारी समस्या का समाधान करूंगा और आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर भी आकर के सारे रीजनिंग की क्वेश्चन को बताने का कोशिश करूंगा। इसके लिए जितनी भी हमसे हो सकता है मैं भरपूर सहयोग करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक और आपके अच्छे भविष्य का कामना करता हूं और कोशिश करता हूं और सोचता हूं कि आप भी अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर आपसे बाद में मुलाकात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।